दोस्तों स्वागत है आपको। दोस्तों ब्रह्मपुत्र के फ्लड्स और सोइल इरोजन एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे बात करेंगे आसाम के ब्रह्मपुत्र वैली के बैंक इरोजन के कॉजेस और इम्पैक्ट्स के बारे में। दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। पूरी आसाम वर्तमान में विनाशकारी बाढ़ के तहत पल रही है। पिछले साल पांडु में बाढ़ की लहर के दौरान ब्रह्मपुत्र का पीक फ्लो यानी शिखर प्रवाह लगभग 39,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड यानी क्यूमेक था। स्टेटिस्टिकली इस तरह की बाढ़ काफ़ी आम है और लगभग हर 10 साल में होती है। पांडु में अब तक का सबसे अधिक दर्ज प्रवाह लगभग 72,000 क्यूमेक है। आज इस तरह की बाढ़ से तबाही का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। इस बाढ़ के पीछे का जुड़वा बाई है इरोजन, जो बाढ़ आने के बाद एक बार फिर हड़ताल का इंतज़ार करता है। ये ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ से भी अधिक गंभीर समस्या है। यह जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाता है। नदी के किनारे के किसानों को उनकी भूमि के स्थायी नुकसान के माध्यम से रात भर के अंदर प्यूपर में बदल दिया जाता है। अनलाइक फ्लड्स जिसके कई लाभ है, जैसे मिट्टी को समृद्ध करना, रिचर्स ऑफ ग्राउंड वाटर यानी भूजल का पुनर्भरण, मछली की आबादी में वृद्धि एटसेट्रा। मगर इरोजन का कोई अच्छा पक्ष नहीं है और घाटी के नदी के किनारों पर रहने वाले सभी को डर रहता है। ब्रह्मपुत्र घाटी में कटाव से पूर्ण और स्थायी प्रतिरक्षा एक यूटोपियन अवधारणा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई नदी के जमाव यानी जलूढ़ से बनी है। नदी के कटाव में परिवर्तन और इसके जलूढ़ मैदान में जमाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे स्थायी रूप से रोका नहीं जा सकता। 1988 से 2015 तक कटाव की सीमा का आकलन करने के लिए 2016 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा उपग्रह इमेजरी यानी सैटेलाइट इमेजरी से नदी का एक बैंक लाइन अध्ययन किया गया था। अध्ययन से पता चला है कि केवल 208 वर्ग किलोमीटर के विस्थापन के खिलाफ 798 वर्ग किलोमीटर का क्षरण हुआ है। यहाँ तक कि इस जमा जमीन का कोई तत्काल मूल्य नहीं है। ऐसी भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जो कि शीर्ष स्तर के गठन के बाद ही होता है, जिसमें आमतौर पर दशकों लगते हैं। ब्रह्मपुत्र पर तुलनात्मक बैंक लाइन का अध्ययन अन्य प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा विभिन्न अवधियों के लिए भी किया गया है और ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा 1930 से 1967 तक तैयार किए गए ब्रह्मपुत्र के मास्टर प्लान में इस तरह के सभी अध्ययन जमीन के निर्माण बहुत अधिक होने का संकेत देते हैं। 1950 से ब्रह्मपुत्र घाटी में इसका मतलब है कि नदी के बढ़े हुए क्षेत्रों की प्रवृत्ति और घाटी में रहने योग्य भूमि में कमी, यह समय के साथ नदी में बढ़ती अस्थिरता और उच्च खनन दर को भी इंगित करता है, जो एक चिंताजनक स्थिति है। इसी अवधि में कुल 2534 गांव भी स्थापित हुए और 90,726 परिवार बेघर हुए। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र द्वारा इस अवधि में औसतन खनन प्रति वर्ष लगभग 75 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जिसमें 5,670 परिवार सालाना अपनी भूमि खो रहे हैं। 1950 के भूकंप के बाद कटाव के कारण सदिया शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। 1954 में डिब्रूगढ़ और पलासबाड़ी शहरों का एक बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र द्वारा नष्ट कर दिया गया था। 1954 में डिब्रूगढ़ का दौरा करने वाले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू से कम व्यक्ति के हस्तक्षेप से डिब्रूगढ़ शहर को बचाया जा सकता था। ब्रह्मपुत्र और इसकी कई सहायक नदियों के किनारे कई स्थानों पर अभी भी गंभीर कटाव जारी है। सड़कों, पुलों, तटबंधों, भवनों, बिजली, परिवहन, अवसंरचना, गृहनियों और खेती योग्य भूमि सहित निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को बड़े नुकसान हर साल होते हैं। इसके अलावा वन क्षेत्रों के नुकसान के रूप में इंटेंजिबल लॉसेस, कम्युनिकेशन ब्रेचेस के कारण दैनिक मजदूरी, बर्बाद समय की हानि घाटी में एक आम विशेषता है। बाढ़ और कटाव परस्पर जुड़े हुए हैं। बाढ़ को कटाव के कारणों से गहनता से जोड़ा जाता है, जबकि कटाव से कोई मामलों में बाढ़ आती है। हालांकि ब्रह्मपुत्र में खनन का मूल कारण इस तथ्य के कारण है कि ये एक एक्सट्रीमली ब्रेडेड रिवर है।
एक लटकी नदी विन्यास की विशिष्ट विशेषताएं जैसे कि ब्रह्मपुत्र एक द्विस्तरीय नदी है और स्थिर और ख़राब रूप से परिभाषित बैंक और पानी की उथली गहराई, लटके हुए जलकुंड में कई द्वीपीय चैनल होते हैं जो द्वीपों से विभाजित होते हैं, जो फिर से मिलते हैं, पार करते हैं और अलग होते हैं। बाढ़ के दौरान चैनल कंबाइंड होते हैं, अधिकांश सैंड बार्स जलमग्न हो जाते हैं और नदी एक विस्तृत सीधा अखंड चैनल प्रतीत होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की ब्रेडिंग के बारे में मुख्य कारण जो प्रतीत होते हैं उसमें नंबर 1 है स्टीप स्लोप्स यानी खड़ी ढलान। इसके आकार की एक नदी के लिए ब्रह्मपुत्र के ढलान नदी को विशेषज्ञों द्वारा खड़ी माना जाता है। विशाल गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है जबकि पानी का यह विशाल द्रव्यमान प्रवाहित होता है। उत्पन्न ऊर्जा अधिक होती है जब ढलान स्थिर होती है। इस ऊर्जा को नष्ट करने के लिए नदी अपने बैंकों पर हमला करती है, नष्ट करती है और चौड़ी हो जाती है। चैनल बैंकों के बीच मेल करते हैं और इसके रास्ते को लंबा करने की कोशिश करते हैं, जिससे शासन की स्थिति प्राप्त करने के लिए ढलान चापलूसी होती है। ये नदी की ब्रेडिंग की ओर जाता है। दूसरा, अबेंडेंट सेडिमेंट एंड वेट। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से ब्रह्मपुत्र में सबसे अधिक तलछट होती है। लगभग पूरी मात्रा में इसे बारिश के मौसम में नदी द्वारा ले जाया जाता है। मुख्यतः सियांग और कई सहायक नदियों भारी मात्रा में गाद के साथ पहाड़ियों से भारी मात्रा में गाद नीचे लाती है। घाटी के मैदानों में प्रवेश करने पर नदी की ढलानें तुरंत समतल हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वेग में भारी कमी होती है। नदी गतिज ऊर्जा खो देती है और भारी गाद भार को आगे ले जाने में असमर्थ होती है। प्रारंभ में ये बोल्डर, कंकड़ और मोटे तलछट को जमा करने शुरू कर देता है। जैसे जैसे नदी घाटी से होकर नीचे की ओर जाती है, ढलान समतल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समरूप तलछट सिल्क का भी निपटान होता है। जमा तलछट जो नदी के तल का निर्माण करते हैं उन्हें भी धीरे धीरे नदी द्वारा नीचे ले जाया जाता है, लेकिन हल्के निलंबित तलछट की तुलना में बहुत धीमी गति से। जब भी कोई बड़ा प्रवाह होता है तो बेड लूट प्रोपोगेशन अधिक सक्रिय हो जाता है। जैसे ही प्रवाह कम होता है, बेड लूट नीचे बैठ जाता है जो नदी के तल पर जमा हो जाता है और प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। अपने रास्ते को खोजने में असमर्थ बहुत पानी एक पार्श्व दिशा में चलता है और बैंकों पर हमला करता है। इस प्रक्रिया में नदी अपना रास्ता बनाने के लिए तटबंधों को या तो नष्ट कर देती है या फिर अवक्षेपित चैनल बनाती है, जिससे नदी आगे बढ़ती है। तीसरा, इरोडेबल बैंक्स। कुछ नोड्स को छोड़कर जहां दोनों तरफ के बैंक स्थिर होते हैं, ब्रह्मपुत्र बैंकों की इसकी लंबाई के साथ अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया जाता है। इन नोड्स और हार्ड पॉइंट्स के अलावा अन्य बैंक सामग्री शीर्ष परत में सिल्टी और सैंडी लोम से बनती है और उसके बाद गहरे भागों में सिल्टी क्ले लोम और क्ले लोम होती है। ये आसानी से मिटने वाली सामग्री है, इसलिए नदी के किनारे कटाव के साथ साथ तलछट के जमाव के कारण भी बदलते रहते हैं। ये शर्त उच्च बैंकों यानी लेवीज को मिटाकर और ग्रामीण इलाकों में निचले इलाकों में प्रवेश करके वितरणकर्ताओं के गठन को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे नदी का मार्ग प्रशस्त होता है। चौथा, ए हाईली वेरिएबल डिस्चार्ज यानी अत्यधिक परिवर्तनशील डिस्चार्ज। ब्रह्मपुत्र का डिस्चार्ज इसकी दुबली अवधि और सामान्य मानसून अवधि के बीच 10 से 20 गुना तक होता है। मानसून के दौरान प्रवाह की एक विस्तृत विविधता होती है। इस अवधि में बाढ़ की इंटरमिटेंट वेव्स यानी आंतरायिक तरंगों के दौरान निर्वहन बहुत अधिक होता है। वर्तमान में भारी गाद के साथ प्रवाह की ये भिन्नता नदी की अस्थिरता और ब्रेडिंग की ओर ले जाती है। प्रकृति एक नदी के दिए गए क्रॉस सेक्शन में अपने हाइड्रोक्लोरिक मापदंडों को समायोजित करती है। ये एक तरीके से किया जाता है ताकि ऊर्जा के न्यूनतम व्यय के साथ अप स्ट्रीम से आने वाली पानी और तलछट लूट को सबसे कुशल तरीके से डाउन स्ट्रीम में स्थानांतरित किया जाए। उपरोक्त मापदंडों को देखते हुए प्रकृति ने अपने जल और तलछट के परिवहन को निष्पादित करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के लिए सबसे उपयुक्त और कुशल पैटर्न के रूप में लटकी हुई नदी योजना को चुना है। इसी कारण से हिमालय में उत्पन्न होने वाली ब्रह्मपुत्र की कई उत्तरी सहायक
नदियाँ जैसे कि लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, जिया भरोली, मानस, एई, शंखुश आदि का घाटी में अत्यधिक ब्रेडेड फॉर्म यानी लठदार रूप है। इसलिए इन सभी नदियों में गंभीर कटाव की समस्या है। लेकिन दक्षिण बैंक की सहायक नदियों के घाटी में रूप है और बैंक कटाव के बिंदु से बहुत कम समस्याग्रस्त है। इसका कारण यह है कि उनके पास एक अधिक चापलूसी ढलान है और कैचमेंट के एक इकाई क्षेत्रों के लिए हिमालयी नदियों के लिए लगभग 5वां घात बार है। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले होंगे। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह की और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।